आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानार्जन कुंज क्लासेस में। आज हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1856 से लेकर 1947 तक रहा। दोस्तों, हम इस क्लास में केवल जितना थंबनेल में लिखा हुआ है उतने ही वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आने वाले पहले वायसराय थे। दोस्तों, इनके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। दोस्तों, मैंने 1857 की क्रांति के विषय में पूरा एक वीडियो बना दिया है। एक्चुअल में 2 वीडियो बनाया है, आप दोनों को जाकर के देख लीजिएगा। इनके समय में 1861 में प्रसिद्ध भारतीय काउंसिल अधिनियम स्वीकार किया गया था। यह दरअसल दोस्तों, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक कानून था, जिसमें भारत में विधायी प्रकृति में भारतीयों को शामिल करने तथा विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने और विभागों का बंटवारा करने जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थी। इसमें दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति मिली और मद्रास तथा मुंबई की विधायी शक्तियों को अलग से बहाल किया गया। हालांकि भारतीयों को इनमें सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। दोस्तों, मैं इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं आपको बताती हूँ। इसका पहला विशेषता था विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रवेश होना। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल होने का मौका दिया, जिससे कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीयों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता था। दोस्तों, इस अधिनियम का दूसरा मुख्य विशेषता था विकेंद्रीकरण की शुरुआत होना। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को फिर से बहाल किया गया, मतलब इस अधिनियम के तहत बहाल किया गया, जिससे प्रशासन में विकेंद्रीकरण की नींव डली। दोस्तों, इसमें विभागों का बंटवारा भी शामिल था। इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विभागों का बंटवारा किया गया, जिससे अब अलग-अलग विभाग के अलग-अलग लोग अपने-अपने विभाग के कार्य को करते थे। दोस्तों, इस अधिनियम ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। मतलब ये कहना चाहिए कि वायसराय को आपातकाल परिस्थितियों में विधान परिषद के बिना भी अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया, लेकिन उस अध्यादेश को ब्रिटेन की महारानी से अनुमोदित कराना आवश्यक था। दोस्तों, इसके अलावा हम इसका एक और प्रावधान देखते हैं कि इसमें गैर आधिकारिक सदस्यों का भी मनोनयन किया गया, मतलब उनको मनोनीत किया गया। दोस्तों, 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को मतलब गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों, सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पत्र के द्वारा भारत में हमेशा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन प्रारंभ कर दिया गया था। दोस्तों, यह घटना जो है वो 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कटौती की और भारत में नोटों का प्रचलन प्रारंभ किया। दोस्तों, उसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने आर्थिक सुधार करने के लिए एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा ऐसे लोग जिनकी आय 500 रुपए से अधिक थी, उन पर आयकर लगाना प्रारंभ कर दिया। अब हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। इनका कार्यकाल 1862 से 63 तक रहा। दोस्तों, एल्गिन के कार्यकाल में वहाबियों का विद्रोह हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण इस्लाम पुनरुत्थान और सुधारवादी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। दोस्तों, इनके मुख्य नेता लियाकत अली खान तथा इनायत अली खान थे। इनका उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और भारत से ब्रिटिशों को खत्म करना तथा रशिया शरिया आधारित इस्लाम राज्य की स्थापना करना था। एल्गी ने सर्वोच्च तथा सदन न्यायालयों को उच्च न्यायालय के साथ शामिल कर दिया, अर्थात इन्होंने सभी न्यायालयों को आपस में मर्ज कर दिया। दोस्तों, इनकी मृत्यु धर्मशाला मतलब वर्तमान के पंजाब में हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों लॉर्ड जॉन लॉरेंस को। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा। दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके समय में क्या-क्या घटनाएं हुई। इन्होंने अफ़गानिस्तान के संदर्भ के क्षेत्र में अफ़गानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। दोस्तों, इन्होंने अफ़गानिस्तान के तत्कालीन राजा शेर अली के साथ मित्रता कर ली और इनके समय में ही 1865 में भारत तथा यूरोप के बीच में तार की व्यवस्था मतलब पहली बार समुद्री टेलीग्राफ की व्यवस्था प्रारंभ की गई। दोस्तों, 1865 में इनका भूटानियों के साथ एक विद्रोह हुआ, या कहना चाहिए कि भूटानियों के साथ इनका युद्ध हुआ। दोस्तों, यह इस युद्ध में ब्रिटिश और भूटानी जो थे वो द्वार नामक स्थान पर युद्ध कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश ने भूटान को हराया और इन्होंने सिंचुला
की संधि के तहत भूटान के असम और बंगाल के दोआब वाले क्षेत्र को छीन लिया। बदले में सालाना 50,000 रुपए की सब्सिडी देना तय किया। दोस्तों इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो कहना चाहिए बंगाल की उपजाऊ भूमि क्षेत्र थी, उसे भी उसे ही मतलब भूटानियों से छीन लिया था। इन्हीं के समय में सर जॉर्ज कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई और इन्होंने 1868 में पंजाब तथा अवध में काश्तकारी अधिनियम भी लागू करवाया था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। इनका कार्यकाल 1869 से 1872। दोस्तों मेयो ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया और इन्होंने घाटे के बजट को कम किया, जिसके लिए इन्होंने आयकर की जो दर थी वो 1% थी, उसे बढ़ाकर 2.5% कर दिया। दोस्तों 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में पहला संस्करण जनगणना का हुआ था, जिसमें 1872 में इन्होंने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। अंडमान और निकोबार में इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों हम अगला पढ़ेंगे दोस्तों नॉर्थ ब्रुक के बारे में। 1872 से 1876 तक ये भारत के वायसराय रहे। इनके कार्यकाल में पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था। दरअसल यह विद्रोह पंजाब में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 1872 में ना होकर के 1840 के दशक में ही हो गई थी। उस समय इसके जो नेता थे वो भगत जवाहर मल थे और फिर 1857 में गुरु राम सिंह ने इस विद्रोह को संगठित किया। दोस्तों जिसमें अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या का विरोध किया और धार्मिक सुधारों के लिए राजनीतिक उद्देश्य भी इसमें कुकाओं के सिखों के शामिल थे। दोस्तों इस विद्रोह ने 1872 में सशस्त्र रूप धारण कर लिया और 1872 में फिर मलेरकोटला में कुकाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिशों ने इनका कठोर दमन किया और राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया। क्या कहना चाहिए, रंगून में डिपोजिशन उनका कर दिया गया। ब्रुक की सहायता से दोस्तों 1857 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, जिनका नाम एडवर्ड सप्तम था। दोस्तों अब हम लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा। लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों 1876 से 78 के बीच लगभग समस्त भारत में भीषण अकाल हुई, जिसकी जांच के लिए एक स्ट्रेची की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। 1878 में अधिनियम 9 के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। दोस्तों मैंने भारत में प्रेस के विकास के बारे में पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, आप प्लीज इसको जाकर देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी दे देती हूँ। दरअसल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह प्रावधान था कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी देसी समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा सकती थी, उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। भारत में 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, मगर उसको वास्तविक रूप लॉर्ड रिपन ने दिया था। 1881 से वास्तविक जनगणना शुरू हुई थी। दोस्तों 1881 में फैक्ट्री अधिनियम भी लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। दरअसल यह फैक्ट्री अधिनियम जो था वो भारत में फैक्ट्री के संबंध में बनने वाला पहला कानून था और इस कानून में बच्चों 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के लिए कानून बनाया गया था। दोस्तों इसमें 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के समय उनके जो वो बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनके कार्य के समय को निर्धारित किया गया था तथा उन्हें मशीनों एवं औजार से दूर रखने के लिए प्रावधान बनाया गया था। इसके कुछ विशिष्ट प्रावधान थे, जिसमें से पहला है 7 वर्ष के कम के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में रोजगार नहीं देना था। 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए 9 घंटे का ही काम करवाना था, उससे अधिक नहीं करवाया जा सकता था और बच्चों को 1 माह में कम से कम 4 छुट्टियां देना अनिवार्य था। दोस्तों इस अधिनियम की एक सीमा थी, यह वयस्कों पर लागू नहीं होती थी। यह अधिनियम केवल उन कारखानों पर ही लागू किया जा सकता था जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य किया करते थे। दोस्तों 1882 में अपने सुधार कार्यों के तहत इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। दोस्तों मैंने भारत में समाचार प्रेस के विकास के लिए एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप प्लीज उसको जाके डिटेल से देख लीजिएगा। लॉर्ड रिपन के सुधार कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करना। दोस्तों इन्होंने स्थानीय स्वशासन के इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि क्या कहना चाहिए, जिला उप विभाग बनाना, तहसील बोर्ड का निर्माण करना, नगर में नगर निगम, नगर पालिका का गठन करना एवं उन्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देना तथा आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराना जैसे कार्य हम इसमें देखते हैं। 1882 में इन्होंने लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किया था। दोस्तों मैंने भारत में शिक्षा के विकास वाले वीडियो में हंटर कमीशन के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है, आप
एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और जो भी आपको उसमें कुछ कमियाँ हो ऐसा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह जो शिक्षा नीति थी हंटर कमीशन, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया था। जिसमें मतलब क्या कहना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6वीं से मतलब पहली से लेकर के 6वीं 8वीं तक की शिक्षा। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट बिल विवाद भी रिपन के कार्यकाल में ही हुआ। दरअसल दोस्तों, इस बिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो यह एक ऐसा कानूनी विवाद था जिसमें मतलब भारत के लोगों को जुडिशरी में न्यायाधीश के पद पर क्या कहना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर स्थापित करने के लिए यह विवाद था। दोस्तों, इसका उद्देश्य था न्यायपालिका में नस्ली भेदभाव को खत्म करना। एल्बर्ट चाहते थे और लॉर्ड रिपन भी यही चाहते थे कि भारत के लोग भी जो है, जो मतलब जो जज हैं, वो यूरोपीय लोगों के केसों को भी सुन सकें, ताकि भारतीय मजिस्ट्रेट को भी मतलब क्या कहना चाहिए, यूरोपियों पर मुकदमा चलाने का अवसर मिल सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विवाद ये हो गया कि ब्रिटिशों ने इसका विरोध किया और वे समझते थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी के जो सदस्य थे या लोग थे, वे ऐसा समझते थे कि भारतीय लोग जो है वो ब्रिटिशों के पक्ष में न्याय देने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ये कहना चाहिए कि वो सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन्होंने इस बिल का कठोर विरोध किया और फिर बाद में समझौते के रूप में इस विरोध मतलब इस बिल में विरोध के कारण इस बिल को संशोधित करना पड़ा था और संशोधित करके इसमें यह प्रावधान डाला गया कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश किसी यूरोपीय पर मुकदमा चलाता है या उसकी सुनवाई करता है, तो उनके जूरी सिस्टम में कम से कम आधे जो जज हों, वो यूरोपीय हों। एल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, आकाश संहिता लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1884 में लागू हुआ था। दरअसल ये जो आकाश संहिता थी, वह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, लेकिन इसे क्या बोलते हैं 1884 में रिपन के कार्यकाल में लागू किया गया। दोस्तों, इसके कुछ प्रावधान भी थे, जैसे कि अकाल के समय गरीबों को मुफ्त राशन देना या लगान में कटौती करना, काम करने के लायक लोगों को रोजगार देना और खाद्यान्नों को रेलवे या फिर जहाज मार्ग से मतलब जहाँ लोग हैं वहां तक पहुंचाना, ये सब इसके प्रावधान थे इस संहिता के। दोस्तों, इस संहिता ने अकाल के प्रबंध के लिए 1943 में जब अकाल आया तब भी कार्य किया। फिर आजादी के बाद हम भारतीयों ने इस अकाल संहिता पर संशोधन किया और नए नियम बनाए। दोस्तों, मैंने अभी-अभी नया-नया पढ़ाना शुरू किया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बोलने का मतलब बार-बार अटक-अटक के बोलने की आदत है, या यूँ कहूँ कि बोलने की स्पीड नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए यूज़फुल हैं या मेरे कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।